हेलो एवरीवन। तो हमारी वॉच लिस्ट से एक और कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आ गए हैं। कंपनी का नाम है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। इस कंपनी को हम फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहे हैं, तो एक बार इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ईएमएस सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है। और इनके टोटल रेवेन्यू के अंदर जो इनका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस है वो अराउंड 70% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब लाइक रूम एसी है, वॉशिंग मशीन है, एयर कूलर है, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग करना। एंड जो बाकी का 25 से 30% बिजनेस आता है वो ईएमएस सेगमेंट से बिलोंग करता है। एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी जो मेजर रेवेन्यू आता है वो रूम एसी वाले सेगमेंट से आता है। मतलब रूम एसी मैन्युफैक्चरिंग वाला वर्टिकल इनकी पूरी कंपनी के रेवेन्यू का अराउंड 50 से 55% कंट्रीब्यूट करता है। एंड आप लोगों को पता होगा, लास्ट ईयर जो समर सीजन था वो उतना अच्छा नहीं हुआ था, मतलब गर्मी ज्यादा नहीं पड़ी थी। उसकी वजह से एसी की सेल्स उतनी अच्छी नहीं हुई थी। मतलब जो एसी ब्रांड वाली कंपनी है लाइक ब्लू स्टार है, वोल्टास है, या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज है उनकी भी यहाँ पे अच्छी सेल्स नहीं हुई थी। जिसकी वजह से जो इनका FY 26 को लेकर जो ग्रोथ गाइडेंस था उसको रिड्यूस करना पड़ गया था। बिकॉज जब इनका FY 25 के बाद में जो कॉल हुआ था उसके अंदर मैनेजमेंट ने FY 26 के लिए अराउंड 35 से 40% से ग्रोथ करने का गाइडेंस दिया था। बट क्वार्टर 1 के रिजल्ट के बाद में मैनेजमेंट ने जो अपना ग्रोथ गाइडेंस है उसको घटा दिया था। और वो ग्रोथ गाइडेंस घटा के लगभग 20% के आसपास का कर दिया था। उस गाइडेंस कट के बाद में इस कंपनी का स्टॉक बहुत अच्छा खासा गिर गया था। यू कैन से स्टीप फॉल कर गया था, लगभग 900 हजार रुपए के प्राइस से गिर के लगभग 600 रुपए के आसपास में आ गया था। एंड क्वार्टर 2 के अंदर भी इस कंपनी ने ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग रिजल्ट प्रेजेंट नहीं करे थे। अब जो इस कंपनी के क्वार्टर 3 के जो नंबर्स आए हैं उनका एक बार एनालिसिस करते हैं। एंड साथ में ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है या फिर नहीं दे रही है। ये है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के क्वार्टर 3 के नंबर्स। फर्स्टली बात कर लेते हैं रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में। तो वाई क्वार्टर 3 के अंदर इस कंपनी का रेवेन्यू 46% से ग्रोथ हुआ है। बात कर लेते हैं इबिटा ग्रोथ के बारे में, तो इसका इबिटा केवल 36.5% से ग्रोथ किया है। मतलब इस कंपनी के जो इबिटा मार्जिन यहाँ पे श्रिंक करते हुए दिखाई दिए हैं। लास्ट ईयर क्वार्टर 3 के अंदर इस कंपनी के जो इबिटा मार्जिन थे लगभग 9.50% के आसपास में थे। एंड करंटली क्वार्टर 3 के अंदर इसके इबिटा मार्जिन यहाँ पे 8.90% रिपोर्ट हुआ है। मतलब वाई ऑन वाई इस कंपनी का जो इबिटा मार्जिन है यहाँ पे खराब होता हुआ दिखाई दिया है। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं, कंपनी ने क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 की कॉल के अंदर बताया था कि हमारे पास में बहुत अच्छा खासा इसी का स्टॉक पड़ा हुआ है। तो देर इज पॉसिबिलिटी डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स को वो अपना स्टॉक यहाँ पे फ्लश आउट करने के लिए अच्छे खासे डिस्काउंट दिए होंगे, जिसकी वजह से शायद यहाँ बिट्टा मार्जिन पे इतना ड्रॉप देखने को मिल रहा है। एंड साथ में जो इनका फाइनेंस कॉस्ट है वो उतना खासा इंक्रीज नहीं किया है, जिसकी वजह से जो इनका प्रॉफिट है यहाँ पे 50% से ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब जो इनका इबिट्टा है वो सेल्स ग्रोथ के इक्विवेलेंट ग्रोथ नहीं किया है, जबकि इनका इंटरेस्ट कॉस्ट है वो यहाँ पे कम पे किया गया है, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे 50% से दिखाई दे रहा है। अब एक बार बात कर लेते हैं कि FY 26 के शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर इस कंपनी के फाइनेंशियल्स किस तरह से रहे हैं। फर्स्टली बात कर लेते हैं रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में। तो वाई ऑन वाई शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ आया लगभग 20% के आसपास में। बात करें बिट्टा के परस्पेक्टिव से, तो वाई ऑन वाई शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर इसका बिट्टा यहाँ पे केवल 8% से ग्रोथ हुआ है। एंड सेम रीजन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लास्ट ईयर इनके बिट्टा मार्जिन थे लगभग 9.70% के आसपास में शुरुआत के 3 क्वार्टर के परस्पेक्टिव से। एंड करंटली जो शुरुआत के 3 क्वार्टर से इनके बिट्टा मार्जिन है वो है 8.70%। एंड शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर जो इनकी फाइनेंस कॉस्ट है वो यहाँ पे लगभग 36% से ग्रोथ करती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से जो इनका प्रॉफिट है इनके रेवेन्यू ग्रोथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुआ है। उल्टा इनका जो प्रॉफिट है वही इन्हें शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर लगभग 11% से डिक्रीज हुआ है। मतलब शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर इनका प्रॉफिट यहाँ पे लगभग 130 करोड़ रुपए के आसपास में रिपोर्ट हुआ है। तो ये नंबर्स देख के ओवरऑल ये लग रहा है कि इस कंपनी ने यहाँ पे जो स्टॉक पड़ा हुआ था एसी का मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ, उसको फ्लश आउट करने के लिए अच्छे खासे डिस्काउंट्स दिए होंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, डीलर्स को, जिसकी वजह से इनकी सेल्स तो हो गई है बट इनकी जो इबिटना मार्जिन है उसके अंदर ड्रॉप देखने को मिल रहा है। एंड कंपनी ने जो अपना बैलेंस शीट है 9 मंथ के परस्पेक्टिव से वो भी यहाँ पे शेयर किया है। तो यहाँ पे एक मेरे को एक रेड फ्लैग दिखाई दिया कि इस कंपनी के बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे लगभग 1160 करोड़ रुपए के आसपास का रिसीवेबल्स दिखाई दे रहा है। जबकि H1 के बाद में इस कंपनी का जो रिसीवेबल अमाउंट था लगभग 600 करोड़ रुपए के आसपास में था। मतलब आप ये कह सकते हो कि 1 क्वार्टर के अंदर ही इस कंपनी का जो रिसीवेबल्स का अमाउंट है लगभग 80 से 90% के आसपास में ग्रो कर गया है। अब इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, अचानक से रिसीवेबल्स का नंबर इतना इंक्रीज क्यों हो गया, वो तो एक बार देखना पड़ेगा कि कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट इस पे क्या एक्सप्लेनेशन देता है। एंड साथ में बात कर लेते हैं इन्वेंट्री के परस्पेक्टिव से। तो H1 के कंपैरिजन में इनका इन्वेंट्री यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज हो गया है। एंड करंटली जो इनका इन्वेंट्री लेवल दिखाई दे रहा है लगभग 1280 करोड़ रुपए के आसपास में दिखाई दे रहा है। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि इस कंपनी का सेल्स तो यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है, बट इस कंपनी का जो रिसीवेबल्स का अमाउंट है बहुत अच्छा खासा जंप कर गया है। एंड साथ में यहाँ पे अच्छी खासी इन्वेंट्री पाइलअप करती हुई दिखाई दे रही है। अब एक बार ये देख लेते हैं कंपनी के पास कितना कैश इक्विवेलेंट पड़ा हुआ है। H1 के बाद में इस कंपनी के पास में लगभग 600 करोड़ रुपए का कैश इक्विवेलेंट था। एंड अभी घट के कितना हो गया, लगभग 483 करोड़ रुपए के आसपास में। तो बैलेंस शीट के अंदर कैश इक्विवेलेंट के परस्पेक्टिव से थोड़ा कंफर्ट आ रहा है, बट जो इनका रिसीवेबल्स का अमाउंट बढ़ गया है, जो इन्वेंट्री लेवल्स बढ़ गए हैं, वहां पे थोड़ा मेरे को कंफर्ट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। मैनेजमेंट ने अपने जो प्रोडक्ट बिजनेस है उसके कुछ हाईलाइट्स यहाँ पे शेयर करे हैं कि शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर हमारा जो वॉशिंग मशीन का बिजनेस है वो वाई ऑन वाई लगभग 46% से ग्रोथ किया है। एंड जो हमारा रूम एसी का बिजनेस है वो वाई ऑन वाई यहाँ पे लगभग 27% से ग्रोथ किया है। मतलब शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर
मेजरली ये कह सकते हैं कि Q3 के अंदर इस कंपनी का जो बिजनेस है वापस ट्रैक पे आना स्टार्ट हुआ है। तो इनके बिजनेस ग्रोथ का नंबर देखते यहाँ पे अच्छा लग रहा है कि Q3 के अंदर इस कंपनी ने बहुत अच्छा खासा अपना रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। बट यहाँ पे जो दो मेजर फ्लैग्स दिखाई दिए हैं, फर्स्टली रिसीवेबल्स का नंबर इतना ज्यादा क्यों हो गया, सेकंड इन्वेंट्री का लेवल इतना ज्यादा क्यों हो गया, वहां पे थोड़ा मेरे को उतना कंफर्ट नहीं आ रहा है। बिकॉज देर इज पॉसिबिलिटी B2B बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट अपना गाइडेंस अचीव करने के लिए इन्वॉइस तो जनरेट कर दे, बट उस अमाउंट को रिसीवेबल्स के अंदर दिखा दे। तो इस तरह के कंसर्न्स B2B कंपनीज के अंदर नॉर्मली रेज होते हुए दिखाई देते हैं। तो उस पर एक बार हमें बेटर तरीके से क्लैरिटी लेनी पड़ेगी। अब मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई है FY26 के गाइडेंस को लेके, उस पर एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हमारा रेवेन्यू यहाँ पे लगभग 17 से 19% से ग्रोथ करेगा। एंड मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम लोग FY26 के अंदर अप्रोक्सीमेटली 5700 से 5800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अचीव कर सकते हैं। तो शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर कंपनी ने यहाँ पे लगभग 20 से 21% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है। इसका मतलब यदि Q4 के अंदर 20% के आसपास में रेवेन्यू ग्रोथ दिखाते हैं तो इनका जो गाइडेंस है वो इजीली यहाँ पे अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के परस्पेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हम लोग FY26 के अंदर अराउंड 300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रिपोर्ट करेंगे। मतलब ये ओवरऑल FY26 के अंदर FY25 के कंपैरिजन में लगभग फ्लैटिश काइंड ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर 130 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हो गया है। एंड लास्ट ईयर Q4 के अंदर लगभग 130 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। तो उसके अंदर यदि अराउंड 20% से प्रॉफिट ग्रोथ करेंगे तभी जाके उनका जो ओवरऑल प्रॉफिट का गाइडेंस है 300 करोड़ का, वो यहाँ पे अचीव होता हुआ दिखाई देगा। तो ये देखना पड़ेगा कि Q4 के अंदर इस कंपनी के प्रॉफिट के नंबर यहाँ पे किस तरह से रिपोर्ट होते हैं। एंड साथ में मैनेजमेंट यहाँ पे मेंशन किया है कि हम लोग FY26 के अंदर जो टोटल कैपेक्स हो जाएगा, मतलब जो अब तक हो चुका है और जो अपकमिंग क्वार्टर के अंदर हो जाएगा, वो लगभग 700 से 750 करोड़ रुपए के बीच में रहेगा। तो ये हमने डिस्कस करी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के Q3 के नंबर्स। अब एक बार थोड़ा नंबर को समराइज कर लेते हैं, बात कर लेते हैं रेवेन्यू ग्रोथ के परस्पेक्टिव से। तो वाई ऑन वाई अराउंड 45% के आसपास में रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट करी है। एंड बात कर लेते हैं शुरुआत के 3 क्वार्टर के परस्पेक्टिव से, तो इनकी रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे लगभग 20% के आसपास में आई है। बट इस रेवेन्यू नंबर को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट ने यहाँ पे इबिट्टा से कॉम्प्रोमाइज किया है। मतलब इनके जो इबिट्टा मार्जिन है वो यहाँ पे श्रिंक करते हुए दिखाई दिए हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि कंपनी ने जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डीलर्स हैं उसको यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्काउंट दिया है अपनी इन्वेंट्री को यहाँ पे सेल आउट करने के लिए, जिसके कारण ये कह सकते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर जो इनका रिसीवेबल्स का नंबर है यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज हो गया है। एंड साथ में इन्वेंट्री के परस्पेक्टिव से भी बैलेंस शीट के अंदर लगभग 1300 करोड़ रुपए के आसपास की इन्वेंट्री पाइलअप हो गई है। एंड बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के परस्पेक्टिव से, तो शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर तो इनका जो प्रॉफिट है यहाँ पे लगभग 10% से डी ग्रो किया है, जबकि Q3 के अंदर इनका प्रॉफिट यहाँ पे लगभग 50% से ग्रोथ किया है। तो ओवरऑल ये लग रहा है कि मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है FY26 के लिए, उसको अचीव करने के लिए इस कंपनी को Q4 के अंदर अराउंड 20% से अपना रेवेन्यू ग्रोथ अचीव करना पड़ेगा एंड साथ में 20% से अपना प्रॉफिट ग्रोथ अचीव करना पड़ेगा। तभी जाके जो इनका ओवरऑल रेवेन्यू का गाइडेंस है अराउंड 5700 से 5800 करोड़ रुपए का अचीव करने का, वो अचीव होगा। एंड साथ में जो प्रॉफिट का गाइडेंस है अराउंड 300 करोड़ रुपए अचीव करने का, वो जाके यहाँ पे डिलीवर हो पाएगा। अब एक बार इस कंपनी को अपॉर्चुनिटी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर लेते हैं। तो इस कंपनी का स्टॉक करंटली लगभग 57 से 58 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। एंड FY26 के अंदर FY25 के कंपैरिजन में प्रॉफिट की ग्रोथ यहाँ पे नेग्लिजिबल रहेगी। एंड साथ में जो रेवेन्यू की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है लगभग 20% के आसपास में एक्सपेक्टेड है। तो आप ये देखो, एक ऐसा बिजनेस है जो FY26 के अंदर रेवेन्यू यहाँ पे लगभग 20% से ग्रोथ डिलीवर कर रहा है एंड प्रॉफिट के अंदर ऐसे कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, और उस कंपनी का स्टॉक यहाँ पे 60 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। तो FY26 का नंबर देखते हुए यहाँ पे ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं बनता है। बट ये देखना पड़ेगा कि FY27 के लिए मैनेजमेंट यहाँ पे किस तरह से अपना ग्रोथ गाइडेंस देता है। बिकॉज FY27 की डिलीवरी ही दिखा पाएगी कि इस कंपनी को जो करंटली 57-58 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो मिल रहा है वो यहाँ पे जस्टिफाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अब एक बार एक डमी एग्जांपल लेके इस कंपनी को डिस्कस कर लेते हैं कि लेट से मैनेजमेंट FY27 के लिए 40% से ग्रो करने का गाइडेंस देता है। उसके अकॉर्डिंग FY27 के बाद में इस कंपनी का फॉरवर्ड पी रेशियो हो जाएगा लगभग 40 के आसपास में एंड रेवेन्यू प्रॉफिट की ग्रोथ आ जाएगी लगभग 40% के आसपास में है। तो इसका जो फॉरवर्ड पैक रेशियो होगा वो 1 के आसपास निकल के आएगा। तो इस एग्जांपल वाले केस के अंदर कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई डील बन सकती है। बट यदि मैनेजमेंट अपना जो ग्रोथ गाइडेंस है FY27 के लिए उसको 25% या 30% से कम रखता है, तो उस वाले केस के अंदर इस कंपनी का जो फॉरवर्ड पैक रेशियो होगा लगभग 1.5 के आसपास में बनेगा। तो 1.5 के फॉरवर्ड पैक रेशियो के परस्पेक्टिव से मेरे को इस डील के अंदर उतना कंफर्ट नहीं आता है। बिकॉज जो EMS सेक्टर की जो दूसरी कंपनीज है, भले आप केन्स टेक्नोलॉजी की बात कर लो, उनकी रेवेन्यू की ग्रोथ रेट लगभग 50 से 55% के आसपास में है और उस कंपनी का स्टॉक करंटली 60 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। मतलब फॉरवर्ड पैक रेशियो के परस्पेक्टिव से केन्स टेक्नोलॉजी का स्टॉक यहाँ पे लगभग 0.8 से 0.9 के फॉरवर्ड पैक रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग ये मान सकते हैं यदि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की मैनेजमेंट FY27 के लिए 40% या उससे ज्यादा से ग्रोथ करने का गाइडेंस देती है, तब तो कह सकते हैं कि ठीक ठाक डील बन जाएगी। बट यदि 30% या उसे कम रेट से ग्रोथ करने का गाइडेंस देती है, तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के कंपैरिजन के अंदर जो बाकी की दूसरी EMS कंपनी है जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया है, वहां पे एक बेटर डील बनती हुई दिखाई देगी। ये जस्ट मैंने मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है, ये मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं
उनसे डिस्कस करके ही डिसाइड करना कि आपको इन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। एंड यदि आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन या फिर क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछना बिल्कुल मत भूलना। एंड यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।